खरा तो एकची धर्मा जगाला प्रेमर पावे जगी जे हीनती पतिता जगी जे दीनपद दलिता जगी जे हीनती पतिता जगी जे दीनपद दलिता तयाजा ऊन उठवावे जगाला प्रेम। नमस्ते। आज हमारी बातचीत होगी हिंदी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमदनगर जिले के संगमनेर से निशा शिवरकर। निशा जी महिला आंदोलन से कई सालों से कार्यरत है। आज उनके साथ बातचीत होगी स्वातंत्र संग्राम से लेकर आज तक महिला आंदोलन की क्या उपलब्धियां हैं, आगे चलकर महिला आंदोलन के सामने कई चुनौतियां हैं। चलो बात करते हैं निशा जी से। नमस्कार निशा जी, आपके साथ बात करने में नमस्ते बहुत अच्छा उदय लगा। हाँ। तो अभी शुरुआत करते हैं। आपके साथ वार्तालाप करने के लिए मैंने इसलिए आमंत्रण दिया कि स्त्री मुक्ति आंदोलन में आप शरीक हो और आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ काफी काम किया है, परित्यक्ता महिलाओं के साथ काम किया है। तो ये काम मद्देनजर रखते हुए मुझे ये जानना है कि एक तो स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया, ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से पिछले साल ही प्रकाशित हुआ है, और उसको मद्देनजर रखते हुए पूरा इतिहास, जो महिलाओं के आंदोलन का जो इतिहास है, उसमें आपका जो काम क्या है, और आगे चलकर महाराष्ट्र की महिलाएं जहां पर आपका ज्यादातर काम है, वो देश को किस तरह की दिशा दिखा सकती है, क्या अपेक्षा महिला रख सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं पहला सवाल पूछता हूं, आप ये महिला आंदोलन में किस तरह से शरीक हो गई? धन्यवाद उदय भाई। एक तो पहले मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ कि आप इस मुलाकात में और इस वार्तालाप में हम जिस आंदोलन से जुड़े हुए आप और मैं भी, लोकतांत्रिक समाजवाद की जो सपना हम सब लोग देखते हैं, वो सपना मुझे जिन लोगों ने दिखाया उनमें आपके पिताजी मधु दंडवती जी, साथी मधु दंडवती जी और प्रमिला ताई जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इस मुलाकात या वार्तालाप के पहले मैं उन दोनों के स्मृति को अभिवादन करती हूँ। और जैसे मधु दंडवते जी है, वैसे ही साथी एस.एम. जोशी है, नाना साहेब गोरे हैं। और मधु दंडवते को याद करना तो उनके साथ बैरिस्टर नाथ पै जी को भी याद करना, एक साथ उनकी याद आती है। इन लोगों ने हमें एक ऐसा राजनीतिक रास्ता बताया था कि जिसकी जड़ समाज के सबसे जो वंचित वर्ग है, वो नीचे वाला तबका है, उनके साथ जोड़ने का काम इन लोगों ने जिंदगी भर किया और उसी रास्ते से हमें भी लेके जा रहे हैं। और इन लोगों ने जो दिखाया था, शायद कभी ऐसा भी होता था कि उस रास्ते में कुछ अटकाव भी आए, लेकिन जो एक इन लोगों का सैक्रिफाइस था, त्याग था, और एक लंबे दौर तक जो आंदोलन, समाजवादी आंदोलन इन लोगों ने चलाया, इसलिए मुझे हमेशा ऐसा लगता है इन्होंने जो राह तैयार किया है, इन्होंने जो रास्ता तैयार किया है, उसी रास्ते पर चलने वाली मैं एक कार्यकर्ता हूँ। आपने जो सवाल पूछा है कि मैं इस आंदोलन से कैसे जुड़ी हूँ, आपको मालूम है कि 1975 में पूरे दुनिया में ये जो अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष या अंतरराष्ट्रीय महिला दिन का शुरुआत हुआ। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिन बनाना है। उसी समय
1975 के जून महीने में हमारे यहाँ इमरजेंसी भी शुरू हो गई थी। वो जो फैसिज्म का दौर था देश के राजनीति में, जिसके खिलाफ साथी जयप्रकाश नारायण ने जो एक नारा दिया था कि हम सबको इस फैसिज्म को विरोध करना है, इसके फैसिज्म के खिलाफ जाना है। ये वो जो आंदोलन था, उस आंदोलन में अन्य बहुत सारी नारे थे, जैसे जनुआ तोड़ो मनुआ जोड़ो, इस तरह का नारा था, सप्त क्रांति का नारा था। उसमें एक नारा बहुत महत्वपूर्ण था, नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। और मुझे लगता है इस नारे से हम लोग जिस तरह से इंदिरा गांधी के फैसिज्म के खिलाफ थे, उसी तरह हमें ये समझ में आया था कि हमें एक दूसरा फैसिज्म हमारी दुनिया में है, जिसकी जड़ पितृसत्ताक व्यवस्था में है, जिसकी जड़ इस हमारे धर्म सत्ताक व्यवस्था में है, भारत के तौर पे जाति संस्था में है। ये सब का एक दृश्य वो सप्त क्रांति के इसमें साथी जयप्रकाश जी ने हम सबको बताया था। शुरुआत के दौर में मैं राष्ट्र सेवा दल से जुड़ी और तब से इस आंदोलन में समाजवादी आंदोलन से जुड़ी हुई। और वो जो जयप्रकाश जी ने ये सपना बताया था सप्त क्रांति का, उसमें जो नारी के सहभाग बिना वाला जो था, तो हमें वो दृष्टि मिली कि यहाँ इस व्यवस्था में कहाँ कहाँ नारी को नकारा गया है, नारी का एक दुय्यम स्थान रचाया गया है। उस दुय्यम स्थान देखने की जो दृष्टि मिली, उससे इस आंदोलन से मैं जुड़ी हूँ। आपको ये भी याद होगा कि उधर जब दुनिया में ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिन या अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष का या वो 10 साल 1975 से 1985 तक का 10 साल अंतरराष्ट्रीय महिला वर्षों का स्तरीय डिक्लेयर किए, हमारे देश में उस समय 2-3 चीजें चल रही थी आंदोलन में। एक तो महाराष्ट्र के स्तर पे ये महंगाई का खिलाफ आंदोलन, साथी मृणालताई गोरे, अहिल्या रांगणेकर, इसमें प्रमिला जी भी थे, इन सब महिलाओं ने मिलके महाराष्ट्र में आंदोलन खड़ा किया था। उसी समय दिल्ली में प्रमिला जी ने महिला दक्षता समिति खड़ा करके एक आंदोलन, ये जो मिलावट होती है, ये मिलावट का खिलाफ का आंदोलन चलाया था। और उसमें काफी महिलाओं को उन्होंने जोड़ लिया था। उसी समय समाजवादी महिला सभा का भी एक उसमें स्थान था उस महंगाई के खिलाफ आंदोलन में। ये एक आर्थिक विषय का आंदोलन था, देश के राजनीति के खिलाफ एक आंदोलन था। और दूसरा आंदोलन शुरू था वो जो बलात्कार, जो मथुरा नाम के एक आदिवासी लड़की के साथ पुलिस कस्टडी में जो बलात्कार हुआ था, उसके खिलाफ का एक आंदोलन, वो 1972 की घटना थी। और उसके खिलाफ एक आंदोलन देश में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में तक लड़ाई गई, एक तरफ न्यायालय में, कोर्ट में, और दूसरी तरफ रास्ते पे, ऐसे दोनों जगह ये लड़ाई चल रही थी। और उसी समय संसद में बलात्कार के कानून के खिलाफ का भी एक सवाल पूछने का एक राजनीति संसद में शुरू थी। तो ये सारे कारण मैं इस सवालों से जुड़ी हुई। और तीसरा एक सवाल था वो दहेज प्रथा के खिलाफ था। और ये दहेज प्रथा के खिलाफ भी ये हुआ कि एक तरफ महाराष्ट्र की एक मंजूश्री सारडा नाम की केस थी कि जिसमें इन सारे महिला संगठनों ने, महिला आंदोलन ने दहेज लेना ये अपराध है इसकी मांग करना शुरू की थी। और ये दोनों जो थे, एक जो था दहेज का जो अत्याचार था या दहेज के कारण होने वाली हिंसा थी, ये घरों में होने वाली हिंसा थी। और बलात्कार के वाली जो हिंसा थी तो बाहर की हिंसा थी। और ये महिला आंदोलन का, भारत के महिला आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है कि इन्होंने घर और बाहर की महिला की असुरक्षितता थी जो थी, उसका एक दर्शन वो उसी समय 1975 के उसी माहौल में देश और दुनिया के सामने रखा था। तो एक बात मुझे जाननी है, बहुत अच्छा, एक बात मुझे जाननी है कि आप जब सामान्य महिला के साथ वार्तालाप करती हो, उनके साथ उनके हक के बारे में बात करते हो, तब आप किस तरह से बात करते हो? क्योंकि जब लोग समाजवाद और ध्येयवाद की बात करते हैं, वो बहुत ऊपर वाले स्तर पर बात होती है, वो यह पुस्तक की बात पर होती है, स्तर पर बात होती है। बट जो सामान्य महिला को समझ में आए,
इस तरह से किस तरह से बात हो सकती है, क्योंकि उन्हें तो पुस्तक की ज्ञान नहीं है। तो ये जो मैं तो वैसे ही बात, जिस तरह से अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, या किसी जैसे अपने घर परिवार में हम अपने माँ बाप के साथ बात करते हैं, उसी तरह हम ये बात करते थे। पर उन्हें ध्येयवाद और यह समाजवाद समझ में आता है। समाजवाद क्या है आखिर? समाजवाद यही तो है कि जिनके पास कुछ नहीं है उनको एक कुछ देने का जो प्रयास है, जो आंदोलन है, या फिर बंटवारा है कि तेरे पास ऐसा ही है ना, जो समाजवाद की बात लोगों के साथ करना, या महिला आंदोलन की बात लोगों के साथ करना। एक तो लोगों के खुद के सवाल होते हैं, जैसे आंगनवाड़ी का यूनियन हम चलाते हैं तो उनके वेतन, उनके कुछ काम की जगह की सुरक्षा, इस तरह के सवाल होते हैं। यही सवाल तो समाजवाद के भी सवाल है कि हाँ, सबको अपने काम का ठीक से मुआवजा मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई एक तरफ, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लग रहा है, आपने बहुत अच्छी तरह से ये बात उठाई है। मैंने हमेशा ये देखा है कि इस देश में एक स्त्रीवाद नारीवाद के खिलाफ, स्त्री मुक्ति आंदोलन के खिलाफ की एक साजिश हमेशा रचाई गई, और एक अंतर, जैसे समाजवादी या स्त्री मुक्ति आंदोलन में, नारीवादी आंदोलन में काम करने वाली कार्यकर्ता और समाज में एक अंतर खड़ा करने का प्रयास इस देश के ये सांप्रदायिक संगठन, खास तौर पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इन्होंने ये हमेशा किया है कि नारीवादी आंदोलन के खिलाफ ये बाहर का है, यह हमारा नहीं है, इसमें भारत के लोगों की कोई लेन देन नहीं है। हम तो पितृसत्ता की रक्षा करेंगे, हम तो घरों में पूरा परिवार व परिवार में ये सब चलाएंगे, परंपरा चलाएंगे, और एक अंतर खड़ा करने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारीवादी आंदोलन का फायदा समाज के हर तबके के औरतों को हुआ है, चाहे वो गरीब के घर की औरत हो या अमीर घर की औरत है, और उन सबको नारीवादी आंदोलन ने जो मुद्दे खड़े किए, चाहे वो दहेज प्रथा के खिलाफ के मुद्दे हो, परिवार में होने वाली हिंसा के खिलाफ के मुद्दे हो, या फिर राजनैतिक तौर पर महिला आरक्षण जैसे मुद्दे हो, इन सारे मुद्दे क्या, या फिर आप देखते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों का फायदा हर औरत को, कोई भी औरत देश में ऐसी नहीं है कि जिसे नारीवादी आंदोलन का फायदा नहीं मिला है। हमारी दिक्कत यह है, ये जो काम हमने किया है, हमारे धारा ने, हमारी विरासत ने किया है, वो काम लोगों में लेके जाने में और उसका एक राजनीतिक ढांचा खड़ा करने में हम लोग पीछे रह गए हैं। ये हमारी दिक्कत है, ऐसा मुझे लगता है। ये बहुत सही है, क्योंकि मुझे याद है मेरी माँ कहती थी कि अगर सब महिलाएं जिसी भी पक्ष को से वो जुड़ी हुई हो उनके ऊपर प्रेशर डालें तो काफी बदलाव हो सकता है। क्योंकि एक तरफ वो महिलाओं का की समस्याओं पर बात करती है, लेकिन हर पक्ष में महिलाओं के खिलाफ और महिलाओं को अनुरूप सोच नहीं है। अभी भी पेट्रियार्की हर एक पक्ष में है। तो अगर पक्ष बदलने हो, उनके विचार बदलने हो, तो महिलाओं अपने वोट के द्वारा उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। सिर्फ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर नहीं होगा, उन्होंने अपनी वोट का इस्तेमाल होना चाहिए। पर वो क्यों नहीं होता? सही बात। जब महिला वोट देने जाती है, वो एक महिला के तौर पर वोट नहीं करती है, वो बाकी सब विचार करके वोट करती है। जब तक वो महिला की समस्या मध्य नजर रखते हुए जब तक वोट नहीं करती, तब तक राजकीय पक्ष महिलाओं की समस्याओं का विचार नहीं करेंगे। ऐसी उनकी राय थी। आपकी क्या ये राय है? सही राय थी, विमला जी की राय तो सही ही थी, और उनका अनुभव था। उन्हें जिस तरह से इस सब वो जो समाज सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लेके जनता पार्टी तक का जो उनका एक राजनीतिक दायरा रहा है,
और उन्हें जिस तरह से नीचे के जैसे वो नगर यानी महानगर पालिका में भी वो थी, और पार्लियामेंट में तक उनका एक रोल रहा है, तो उनका अनुभव बड़ा है इसमें। अतः मैंने इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन मैं कभी चुन के नहीं आई, लेकिन फिर भी ये माहौल जो है आज के यानी प्रेमिला जी, मृणाल ताई जिस जमाने में काम करते थे, उस जमाने से आज का राजनीति का माहौल तो बहुत ही खराब हो गया है। गुंडागर्दी, पैसा, कास्ट और ये जो सांप्रदायिकता, ये आज का राजनीति का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन गया है। यानी 1985 तक इस देश में कार्यकर्ताओं को इलेक्शन में कार्यकर्ता जीतते थे। जैसे इमरजेंसी के बाद मैं औरंगाबाद में थी और खासदार बापू साहेब कालदाते का चुनाव हमने लड़ा था उस समय। मुझे वोट का अधिकार नहीं मिला था क्योंकि मैं 18 साल की नहीं थी, लेकिन मैं प्रचार में थी। मेरा राजनीतिक काम उसी समय शुरू हो गया था, उस इलेक्शन से। तब से मैंने देखा है कि वो इलेक्शन एक जिंदगी का एक अच्छा अनुभव रहा कि लोग पैसे भी देते थे, वोट भी देते थे, और फैसिज्म के खिलाफ एक लोगों का, खास तौर पर इस देश का जो मिडिल क्लास था, उसका ये समाजवाद के तरफ, फैसिज्म के खिलाफ में, खासतौर पे ये जो हमारे सोशलिस्ट लीडर थे सब, उनके लिए उनके दिल में एक आस्था थी। आज के माहौल में ये सब आस्था कार्यकर्ता के साथ जो सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट कार्यकर्ता है, उनके लिए समाज में ये आस्था कम होते जा रही है। और जिस तरह हर जाति के तबके राजनीति में आ गए हैं, तो उसका जो विक्टिम होगा, उसका जो उसकी पीड़ा होगी, उसका पीड़ित होगा, उसमें महिलाओं के सबसे ज्यादा पीड़ित होगा, क्योंकि तो चुन तुम के आना यही जब ये है, तो महिलाओं को टिकट देना और उनको चुन के लाने के लिए प्रयास करना, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी अपने साबरमती का गांधी जी का फोटो आपके पीछे है। ये दांडी यात्रा से हमारा ये पूरे दुनिया को दिखाया था दांडी यात्रा ने कि औरत क्या कर सकती। जिस तरह ये पहला दुनिया का आंदोलन था कि देश में इतनी बड़े तबके से घर से बाहर औरतें निकली, जेल में गई, उन्होंने सरकार के खिलाफ जो कुछ किया, काम किया नमक आंदोलन के समय, तो वो एक ऐसा दर्शन था कि भारतीय स्त्री ये घर परिवार के अलग उसको अपना खुद का आइडेंटिटी मिल गया, उसकी अस्मिता खड़ी हो गई। और वो पूरा सीमा, एक तरह से घर की सीमा, परिवार की, खुद की सीमा, पितृसत्ता की हर सीमा को तोड़ के वो एक भारतीय नागरिक बन के। तो मुझे हमेशा लगता है कि नारी आंदोलन ने क्या दिया है दुनिया के नारी आंदोलन, कि जैसे लंदन में, इंग्लैंड में सफरजेट आंदोलन के तरीके से औरत को वोट का अधिकार मिलने के लिए एक संघर्ष हुआ, उसी तरह मुझे लगता है कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उस स्वतंत्रता आंदोलन ने भारत को स्वतंत्र किया। और सबसे बड़ी बात यह की कि भारतीय नारी को नागरिक होने का, माँ, बहन, पत्नी या अन्य रिश्ते में जो औरत जकड़ गई थी, उसे स्वतंत्र नागरिक होने का अधिकार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने दिया। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी देन हमें मिली है। फिर भी जब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जिस तरह का एक उनका परसेंटेज हमारे राजनीति में होना चाहिए था, उस तरह से नहीं रहा। और इसका एक कारण यही भी हुआ कि एक इतना बड़ा देश है, इस इतने बड़े देश में इतने अलग अलग तरीके से लोग अपनी भाषा, संस्कृति ये सब लेके खड़े हैं, उसके सबके लेके एक सेक्युलर राजनीति का जब तक एक विकास नहीं होता, या सेक्युलर राजनीति जब तक आगे नहीं जाती, तब तक मुझे नहीं लगता कि औरत को भी राजनीति में आगे जाने का कोई उसको अवसर मिलेगा। इसमें अभी दो बातें उभर आती है मेरे मन में
एक तो आपने बात कही सेक्युलरिज्म की। आज के माहौल में सेक्युलरिज्म ये शब्द ही उसके खिलाफ लोगों के मन में, उनके मन कलुषित किए गए हैं कि सेक्युलरिज्म का मतलब धर्म के खिलाफ, इस तरह का माहौल बनाया है। लेकिन सामाजिक न्याय ये जो संकल्पना है, उसके खिलाफ कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो मेरा सवाल ये है कि एक तो लोगों के मन में जो ये जो भावना हुई है कि सेक्युलरिज्म धर्म के खिलाफ है, और उस वजह से जो बहक गए हैं, क्योंकि सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस इनमें काफी समन्वय है ये दो कल्पनाओं में। तो किस तरह से लोगों के मन में ये नई जागृति कैसे लोगों के मन में ये जो संभ्रम निर्माण किया गया है, वो कैसे हम दूर करें? दो चीजें हमारे पास है। खास तौर पे हम जिन लोगों की बात अभी कर रहे हैं, उनकी क्या विरासत थी, उनकी धारा क्या थी? उनकी धारा थी गांधी और लोहिया की धारा थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धारा थी, साने गुरुजी की धारा थी। मुझे हमेशा लगता है उदय भाई कि क्या हमारा हमसे कुछ गलती हो गई है। गांधी लोहिया मुझे जो भारत को समझने का सबसे बड़ा रोल जो किया है गांधी जी और डॉक्टर लोहिया ने, और जो विरासत हमारी थी वो हमें दिखा रहे थे कि भारत क्या है, हम नहीं देख पा रहे थे। खास तौर पे ये जो सेक्युलरिज्म का मतलब जिस तरह से ये लोग सांप्रदायिकवादी लोग बोल रहे थे, उससे अलग कोई राजनीति हमारे खड़े करने का काम हमारे लोगों से भी उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। क्योंकि गांधी जी या साने गुरुजी हो या डॉक्टर लोहिया हो, ये लोग कभी मंदिर मस्जिद में घूमते नहीं थे, लेकिन गांधी कहते थे कि मैं सबसे अच्छा हिंदू हूँ। लोहिया जी ने ये दृष्टि हमें दी कि ये देश रामकृष्ण शिव का देश है, और जिस तरह शिव यहाँ कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक शिव का एक उन्होंने पूरा दर्शन दिया है। या फिर साने गुरुजी ने अपने किताब में ये लिखा है कि हम लोग भारतीय संस्कृति नाम का उनको जो किताब है उसमें ये हमेशा आईना दिखाया था। क्योंकि दिखता ऐसा है कि एक तरह है जैसे साने गुरुजी ने जो पंढरपुर का विठल मंदिर का आंदोलन किया था, ये हमारी धारा है ना। ये हमारी धारा होने के कारण भी, या फिर विनोबा और इन्होंने जिस तरह से एस.एम. जोशी ने परवर्ती सत्याग्रह किया था, इन लोगों ने हमेशा ये सामाजिक न्याय की बात तो रखी ही थी, और दूसरी तरह ये जो सेक्युलरिज्म का जो ये मतलब था कि स्टेट या राज्य हर मजहब के बारे में, हर धर्म के बारे में समान दृष्टि रखे। आज ये सेक्युलरिज्म बहुत ही हमारे देश में आज सेक्युलरिज्म का या धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा धर्म के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है, आपदा आ गई है। और इस संकट का निर्माण मुझे लगता है इसकी शुरुआत उन्होंने गांधी जी का खून करके, गांधी जी की हत्या करके किया था। तो उसका जो था कि उस समय जो राजनीति थी, ये जो लोग थे सब, इन लोगों को, ये जो हमारी धारा के लोग थे, इनको समाज में बड़ी इज्जत थी। इसके कारण ये जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका वो दब गई, और 60-70 साल इस देश में एक सेकुलर राजनीति रही, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थे, उनके अलग अलग विचार थे। लेकिन फिर ये भारतीय संविधान के निर्मित के बाद इन सब लोगों ने एक ये काम हमेशा किया कि इस देश का सेक्युलर स्वरूप कायम रखने का प्रयास पार्टीज अलग अलग होने के कारण भी इन सब लोगों ने किया था। 1985 के बाद उसको बहुत बड़ा धक्का इस देश में बैठा। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद तो देश के राजनीति का नक्शा ही बदल गया है।
और ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे माहौल में हम क्या कर सकते हैं। आपने सवाल मुझे पूछा था कि लोगों को ये बात कैसे कहेंगे हम। हमें लोगों को कहना पड़ेगा कि हाँ, आपका धर्म तो है, आप अपने धर्म का पालन करो, लेकिन दूसरे धर्म का द्वेष मत करो। तो यही तो आइडिया ऑफ इंडिया है। सही हमारी है। जो गंगा जमनी तहजीब थी वो इसी तरह की थी ना। यहाँ सब लोग इसी तरह से एक दूसरे के साथ रहते थे। मेरे मौलाना आजाद जो थे, गांधी जी और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता हो, उनके साथ जो अब तो अब्दुल सलाम नाम की कार्यकर्ता बहन थी हमारी, इन लोगों ने जिस तरह से भारतीय स्वतंत्रता के लिए और स्वतंत्रता के बाद ये देश सेक्युलर सेक्युलर रहे, इसके लिए एक जो उनका योगदान था, वो योगदान लेके समाज में भी उसकी बड़ी इज्जत थी। लेकिन ये 2-3 मुद्दे के कारण वो बदल गया। और इसका एक बहुत बड़ा जिम्मा जिनके हाथ में बहुत साल तक देश का सत्ता रहा, उन लोगों को जिम्मे भी ये जाता है कि उन्होंने सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए जो एक मूवमेंट चलाना चाहिए थी, वो जो शुरुआत में देश की स्वतंत्रता बात चली, उसको थोड़ा झटका बैठा। और इसके कारण ये जो सांप्रदायिक राजनीति है उनके लिए रास्ते खुल गए। थोड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की जो ज्यादा साल पर इस देश में सत्ता रही, उनके ऊपर जाती। एक सवाल मेरा है अभी। जब मैं छोटा था तब मैं राष्ट्र सेवा दल के शिविर में जाता था। वहां पर भाऊ साहेब रानडे हो, बाबा आमटे हो, आवाबेन देशपांडे हो या एस.एम. जोशी हो, नाना साहेब गोरे, वो सब आते थे। हम सब छोटे छोटे थे और हमें समझ में आए इस तरह से जीवन के मूल्य हमें समझाते थे। हमें कोई बड़ी बड़ी भाषा में नहीं समझाते, जो छोटी छोटी छोटे लोगों को समझ में आए इस तरह से हमें हमारे साथ बातचीत करते थे, प्रबोधन करते थे। तो अभी मेरा सवाल यह है कि आज के हालत में अगर आपके सामने ऐसे ही बच्चे हो, 12 13 साल के बच्चे हो, लड़कियां हो, तो उन्हें आपका ध्येयवाद, आपकी कल्पना है समाज की नई रचना की, जो आपकी समझ है, आपकी कल्पना है, वो आप किस तरह से समझाएंगे? वही रास्ता है जो रास्ता हमारे पुरखों ने अपनाया था कि उनकी भाषा में उनको कुछ गीत सुनाना है, उनको कथा सुनाना है, उनके कुछ खेल इस तरह से लेना है कि जिसे उन्हें आप जब बोल रहे थे मुझे याद रहा था कि मैंने जो पहला हमने औरंगाबाद में राष्ट्र सेवा दल का एक शिविर युवकों को लिया था, उस समय एस.एम. जोशी आए थे, साथी अन्ना बोलते थे आप हम सब लोग को, तो आप भी। तो अन्ना ने उस शिविर में मैंने पहली बार वो सुना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व का जो कल्पना था, उन्होंने हमें समझाया। मुझे आज भी उनका भाषण याद है कि जिस तरह से एकदम सिंपल सादे शब्द में सहजता से उन्होंने वो सब हमारे सामने रखा। तो उसका एक रहा कि आज भी वो दिमाग में है, वो हम जुड़ गए हमेशा के लिए। हमें लगा कि यही हमारा ध्येय है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, और आगे हम उसको जोड़ रहे थे कि भगिनी भाव समाज में निर्माण करना, यही हमारा धर्म है, यही हमारा काम है, यही हमारी राजनीति है। ये सोच मुझे लगता है इसी तरह हमें भी करना चाहिए कि बच्चों में जाके, खास तौर पे जो 12-13 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ हमें ये बात करनी चाहिए। राष्ट्र सेवा दल के काम में इसको होना चाहिए था, कई सालों से ये नहीं हो रहा है। जैसे पहले शाखा चलते थे, लेकिन अभी शाखा नहीं चलते हैं, शिविर कम हो गए हैं। तो ये स्कूलों में जाके, जैसे बीच में हमने ये किया था गांधी जी के 150 वर्ष होने के बाद, हम एक 25 स्कूलों में गए और वहां गांधी कथा सुनाई। तो मुझे लगा ये नारायण भाई देसाई जैसे सुनाते थे हर जगह जैसे, वैसे हमने गांधी की छोटी छोटी कथाएं निकाल के, वो कथाएं लोगों में जाके, बच्चों में जाके, स्कूलों में जाके सुनाई। तो इसका एक अच्छा परिणाम हमें दिखा कि बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। यही रास्ता मुझे दिखता है कि हमें नीचे आना चाहिए। तो मैं एक एक प्रयोग करना चाहता हूं
इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि आज आप 12 साल के लड़के और लड़कियां उनको ये कहिएगा कि आपका स्वतंत्र भारत आजादी का मतलब आपके मन में क्या है, ये आप उन्हें समझाइए कि भारत का भवितव्य किस तरह का हो, ये आप उन्हें 12 साल की बच्ची और बच्चों को समझाइएगा। हाँ, आप तो मेरी परीक्षा ले रहे रेस हाँ, हम लोग सब, मालूम है आप सबको बच्चों कि हम लोग सब इस देश के नागरिक हैं। आप, आपकी माँ, आपके भाई, आपके पिता, ये जैसे देश के नागरिक हैं, उसी तरह आपके पड़ोस में रहने वाले लोग भी इस देश के नागरिक हैं। जैसे आपके गली में रहने वाले लोग इस देश के नागरिक हैं, उसी तरह पड़ोस के गली में, कॉलोनीज में रहने वाले लोग भी इस देश के नागरिक हैं। ये देश हम सबका है। ये भारत नाम का जो देश है, ये देश जैसा मेरा है, आपका है, उसी तरह आपके गली में, पड़ोस में रहने वाले, अपने गांव में रहने वाले, आपके पड़ोस के गांव में, हमारे जिले में रहने वाले, ये और पूरे देश में रहने वाले, हम सबका ये देश है। ये देश स्वतंत्र करने के लिए, या इस देश में महात्मा गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बैरिस्टर नाथ पे, जैसे अरुणा आसफ अली, और जैसे कई सारे लोगों ने बहुत प्रयास किए। हमें उसका समझना चाहिए। आपको गांधी जी मालूम है कौन थे गांधी जी? आपको गांधी जी का नाम मालूम है? कहाँ से आए थे गांधी जी? उनका पहला काम क्या था? ये हम समझ लेंगे, इसका इतिहास थोड़ा। और ये जो आप सोचते हैं, आप अभी 8वीं 9वीं के क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ा इतिहास आपको मालूम है, और दूसरी तरह आपको थोड़ा ये भी मालूम है कि शांति और सद्भाव से ही हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये शांति और सद्भाव क्या होता है, या समता क्या होता है? इसका मतलब है, जो चीज मुझे, मेरे साथ किसी ने किया तो मुझे दुख हो जाएगा, किसी ने मुझे मारा तो मुझे अच्छा नहीं लगाएगा, इसका मतलब ये है मैं भी किसी को नहीं मारूंगा। इस तरह से हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ दोस्त बनेंगे, तो मुझे लगता है कि आप और अच्छे नागरिक बनेंगे। और ये अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें प्रेम की भाषा, प्यार की भाषा लेके एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही बात है कि यही अंतर होता है। मैंने देखा कि मैं खुद अलग अलग तरह के ध्येयवादी लोग देखे हैं मैंने, और कुछ लोग बच्चों के साथ रिश्ता बहुत जल्दी से जोड़ सकते हैं, और कुछ लोग ऊपरी स्तर की राजनीति और समाज नीति करते हैं। हाँ हाँ, और आपने जिस तरह से बताया, उसी तरह से लोगों के साथ संवाद होना चाहिए। सिर्फ 12 साल के लोगों के साथ नहीं, बट महिलाओं के साथ जिनके साथ अत्याचार होते हैं, या दलितों के साथ जिनके साथ अत्याचार होते हैं, उन्हें उनकी भाषा से समता, सद्भावना, ये विचार किस तरह से समझा सकते हैं, उसी में से उनकी नई जागृति हो सकती है। मेरे ख्याल से हम बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़े ध्येयवाद की बातें करते हुए, हमारा सामान्य लोगों के साथ संबंध टूट गया, ऐसे मुझे सही बात है, सही बात। तो आप किस तरह से जोड़ते हैं? अगर आप आंगनवाड़ी की महिलाओं के साथ बात करते हैं, आप परित्यक्ता महिलाओं के साथ बात करते हैं, आप किस तरह से उन्हें जागरूक करते हैं? किस तरह का कार्यक्रम आप करते हो? एक तो ये जो काम हम करते हैं, इसमें इनके उनके सवालों के ऊपर वो हमारे साथ आते हैं। खासतौर पे परित्यक्ताओं के सवाल पर तो हमने जो काम किया, ये तो एकदम पर्सनल, जिसे हम हमारे इसमें है, ये पारिवारिक है, उसका पर्सनल है, उनका अंदरूनी मामला है, उसमें बाहर के किसी ने नहीं पढ़ना है।
और ये परित्यक्ताओं का काम हम कर रहे, जो सर्वे हमने किया, पहला महाराष्ट्र का सर्वे संगमनेर में हमने किया समता आंदोलन की ओर से, वो 1985 में किया था। तो उस सर्वे में हम जब गए तो लोग पहले हमसे बात नहीं करते थे कि क्यों, क्या हमारा घर का मामला है, आपको क्या करना है। लेकिन पहले हमसे बूढ़ी औरतें बोलने लगी, ओल्ड एज वाली, उसने पहले बताना शुरू कर दिया। आदमी लोग बोलने में बिल्कुल हिचकिचाते थे, उनको लगता था कि हमारे घर की बात बाहर नहीं आना चाहिए। और इस तरह जब हम औरतों के साथ बात करने लगे तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कई सारे औरतें ने मेरे और कार्यकर्ता जो हमारे साथ थे उनके हाथ हाथ में लेके बोला है कि कई सालों से मेरे हाथ किसी ने हाथ में नहीं लिया, मुझे किसी ने पूछा नहीं है तेरा क्या चल रहा है, मेरे आंसू किसी ने पोंछे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्पर्श की भाषा, आंखों की भाषा और प्यार की भाषा, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दिक्कतों में, आप अकेली नहीं है। और ये जो सवाल है, ये परित्यक्ता हो या औरत का कोई भी सवाल है, वो हमेशा होता है कि उसको ये अपराधी माना जाता है। तो हमने ये हमारे आंदोलन में उनको ये बताया, आप अपराधी नहीं है, जिसने आपको परित्यक्ता बनाया है, छोड़ दिया है, और जिस व्यवस्था में आपके लिए कुछ जगह नहीं है, वो व्यवस्था अपराधी है। आप इस व्यवस्था को अपराधी समझ लो, और फिर आप इससे बाहर आओ कि मेरा कुछ गुनाह है, मेरी कुछ गलती है। इस अपराध भावना को छोड़ के तब मुझे ऐसा दिखा कि ये उनके जो आंसू थे वो आंसू का रूपांतर संघर्ष में हो गया। एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है कि जिस अनुभव से हमने ये सीखा कि लोगों के कई सारे सवाल ऐसे होते हैं, खास तौर पे हमारे समाज में जात और औरत के जो, जैसे डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जाति प्रथा और औरत की गुलामी हमारे समाज के दो बड़े पिंजरे हैं। इन दोनों दिक्कतों के कारण हमारा समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो उसी तरह हमें दिखा कि इन दोनों सवालों के ऊपर हम जिस तरह से लोगों के साथ एक क्योंकि ये तो है, आज ये वास्तविकता है, उस वास्तविकता को तोड़ के कई सारे दीवारें बीच में, धर्म के दीवारें है, जात के है, आर्थिक परिस्थिति की दीवार है, लिंग की दीवार है, उस दीवार को तोड़ के हमें उनके पास जाना पड़ता है। वो जा तो मुझे लगता है वो दीवार टूटती है और औरतें हमसे या फिर जो कोई विक्टिम है, जैसे अनऑर्गेनाइज या असंगठित कामगारों के, इसमें भी हमने काम किया है, उसमें भी हमने देखा कि लोग जुड़ जाते हैं आपसे। और ये जुड़ जाने का काम, क्योंकि एक बात तो है कि हम सबका एक अनुभव ऐसा भी है कि एक तरफ ये हमारी राजनीति सफल नहीं हो रही, लेकिन राजनीति में हम सब ने जो सवाल उठाए थे वो सब सवाल राजनीतिक एजेंडे पे आए। हम सत्ता में नहीं आए, लेकिन मंडल आयोग से लेकर महिला आरक्षण का जो सवाल होगा, या फिर दहेज प्रथा के खिलाफ से बलात्कार के खिलाफ के कानून होंगे, या फिर ये सब रोजगार के अधिकार के कानून के लिए लड़ाई होगी, इन सब का जो जिक्र राजनीति को करना पड़ता है, राजनीतिक एजेंडा में हर पार्टी में लेना पड़ता है, इसका एक परिणाम इस देश के जो आंदोलन चलते हैं उस आंदोलन के कारण हुआ है। तो इसमें एक सवाल है मेरा, आप आजादी से लेकर आज तक स्त्री मुक्ति आंदोलन ने में कितनी अचीवमेंट्स हैं, कितना प्रोग्रेस हुआ है उनका, या उसके बारे में आपकी क्या राय है? आजादी से लेके आज तक दो चार बातें हैं आजादी से लेकर। मैं हमेशा भारत के, जैसे आपने मुझे एक प्राइमरी संवाद का हम सोच रहे थे, तब से मैं सोच रही हूँ कि भारत के स्त्री मुक्ति आंदोलन के तीन हिस्से हो सकते हैं। एक आजादी के पहले वाला हिस्सा, एक आजादी और 1975 तक का हिस्सा,
और एक 1975 से आज तक का हिस्सा। मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि आजादी के आंदोलन के कारण भारत की स्त्रियां सार्वजनिक जीवन में आने का उनको अवसर मिला और उन्होंने अपनी क्षमता सिद्ध करने का या क्षमता दुनिया को उन्होंने दिखा दी। आजादी के बाद जो पहले जो आजादी के समय जैसे चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का सवाल था, फिर औरतों के एजुकेशन का सवाल था, नौकरियों में औरतों का आरक्षण का सवाल था, मैटरनिटी बेनिफिट्स का सवाल था, फिर ये जो मैटरनिटी के समय जो लीव चाहिए उसका एक सवाल था। ये सारे सवालों के ऊपर बहुत सारा काम महिला आंदोलन ने किया। देश में जैसे हमारे परित्यक्ता आंदोलन के समय महाराष्ट्र का पहला महिला धोरण जो था, फर्स्ट वुमन पॉलिसी, हमने 30 जनवरी 1994 में, जिसमें प्रमिला जी आई थे हमारे साथ, औरंगाबाद में परित्यक्ता हक परिषद ली थी, उसमें वो आए थे। तो उस समय हमने एक जाहिरनामा परित्यक्ताओं का सवालों का पब्लिश किया था। 22 जून 1994 को महाराष्ट्र का पहला महिला धोरण, फर्स्ट वुमन पॉलिसी, उस समय के चीफ मिनिस्टर शरद पवार जी ने लाई। तो वो जो पहले महिला आंदोलन, वो जो हमारा डिक्लेरेशन था, वो पूरा का पूरा उस वुमन पॉलिसी में आया था। और ये एक बहुत बड़ा काम मुझे ऐसा दिख रहा कि महिला आंदोलन के कारण हुआ। जैसे शुरुआत में मैंने बोला, हिंदू कोड बिल आया 1955 में, स्वतंत्रता के बाद की चीज है ये। उस समय भारत के वहां आरएसएस जैसे सांप्रदायिक संगठन, स्वामी करकरात्री जी और ये सब लोग उसके खिलाफ थे और वो रास्ते पे आंदोलन कर रहे थे कि हमें हिंदू कोड बिल नहीं चाहिए। जनसंघ के जो प्रमुख थे उन्होंने भी, गोलवलकर जी, उन्होंने भी कहा था कि हमें आरएसएस की हमें ये हिंदू कोड बिल ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप है। उस समय समाजवादी और कम्युनिस्ट औरतों ने बाहर मीटिंग्स लेके, सभाएं लेके बाबा साहब के साथ वो खड़े रहे और हिंदू कोड बिल अमल लाने के लिए जो प्रयास उन्होंने किए, ये मुझे हमेशा लगता है कि भारत के महिला आंदोलन का एक बहुत बड़ा काम रहा। ये हिंदू कोड बिल का अमल लाने के लिए उन्होंने जो जागृति समाज में की, ये एक उनका काम रहा। एक सवाल है, हिंदू कोड बिल का समर्थन समाजवादी और कमवादियों ने क्यों किया और जनसंघ ने उसके खिलाफ क्यों काम किया? उसमें क्या था हिंदू कोड में जिस वजह से ये दो अलग अलग भूमिका निर्माण हुई? हिंदू कोड बिल में जो 4 हिस्से थे, इसमें एक तो हिंदू स्त्री को घटस्फोट का अधिकार, डाइवोर्स का अधिकार, तलाक का अधिकार मिला, और दूसरा था कि उसको उसका भरण पोषण का, उसका निर्वाह भत्ते की जिम्मेदारी पुरुष पति के ऊपर थी। दूसरा, हिंदू कोड बिल में हिंदू पुरुष को एक से ज्यादा शादी करने में रोक लगा गया। और ये जो और चौथी एक बात है, हिंदू स्त्री को प्रॉपर्टी राइट मिल रहा था, उसकी खुद की प्रॉपर्टी ये खुद की रहेगी, उसको स्त्रीधन का अधिकार, इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी के अधिकार उसमें उसको हिंदू लॉ में, हिंदू कोड बिल में आए थे। और इसके कारण जो समाजवादी और कम्युनिस्ट औरत महिला थी, वो महिला के हक का लड़ाई पहले से करती थी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये सारे मुद्दे आए थे कि स्त्री को क्या क्या मिलना चाहिए। मुझे तो हमेशा लगता है कि 2 चीजें थी, ये तलाक और लोक संख्या नियंत्रण, ये स्त्री मुक्ति के ही आधार है। तो उस समय गोलवलकर गुरुजी और आरएसएस उनके खिलाफ क्यों थे? वो खिलाफ थे, इसके 2 कारण थे कि उनको एक डर था कि हमारी पितृसत्ता खत्म हो जाएगी, हिंदू पुरुषों के अधिकार खींचे जा रहे हैं, स्त्रियों को अधिकार देने के वो खिलाफ थे, और इसलिए वो इसके खिलाफ थे। और वो फिर बहुत बड़ी राजनीति बनाई उन्होंने,
उनको लगता था कि हिंदू कोड बिल आने के बाद हिंदू स्त्री को सेकंड मैरिज का अधिकार मिलेगा, क्योंकि पहले जो था कि कुछ भी हो, हिंदू स्त्री को पति कैसा भी हो, वो लूला पांगड़ा मारपीट करने वाला, अ, उसको लेप्रेसी हो, उसको कोई सेक्सुअल डिफिकल्टी हो, कुछ भी हो, औरत को उसके साथ रहना पड़ता था। हिंदू कोड बिल हिंदू कोड बिल आने के बाद ये अधिकार उसको मिला कि वो पति को छोड़ सकती है। और दूसरी जो बात थी, उसको ये अधिकार देने की मानसिकता, ये गोरवलकर और जो आरएसएस और जनसंघ के लोग थे, उनकी ये मानसिकता नहीं थी। वो नहीं चाहते कि औरत को कुछ अधिकार दे। उन्होंने हमेशा ये मसला खड़ा कर दिया कि हमारी संस्कृति इससे संकट में आ जाए। और इसका ये जो उनका कहना था कि हमारी संस्कृति संकट में आ जाएगी, ये लेके वो वो समान नागरिक कायदा की बात अभी कर रहे हैं। लेकिन उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन में वो चर्चा शुरू थी आर्टिकल 44 के बारे में, तब ये सब लोग खिलाफ थे उसके, और बोल रहे थे कि संसद को हमारे कानून में, हमारे घरेलू कानूनों में, धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं। वो मनुस्मृति का ही कानून उन्होंने चाहता था कि हिंदू पुरुष चाहे जितने शादियां किए, पति पत्नी को मारपीट किए और उसको घर से बाहर निकाल दिए, तो भी उसको कुछ अधिकार देने की जरूरत नहीं। इस तरह की जो मानसिकता हिंदू पुरुषों की थी, वो मानसिकता बचाने का काम ये आरएसएस, गोलवलकर गुरुजी और ये सब करते करते थे, करना चाहते थे। और इसलिए एक वो हमेशा स्त्री को उसी पिंजरे में बिठाना चाहते थे। अच्छा, और एक मिनट, आप जो सब बात कर रहे हैं वो आप उनकी मानसिकता के बारे में बात कर रहे हैं, पर लेकिन ये सब बातें उन्होंने लिखी हुई है कहीं? इसका डॉक्यूमेंटेशन है? यस यस, ये लिखा हुआ है। यानी इसका एविडेंस है कि इस या वजह या से या इस वजह से वो उसका विरोध कर रहे हाँ हैं? है। मुझे मालूम नहीं था कि ये हमारी चर्चा इसने, तो मैं अभी निकाल के रखी थी। लेकिन मैं आपको भेज सकती हूँ पर व्हाट्सएप पे, मैं वो एविडेंस आपको भेज सकती हूँ कि इस चर्चा में जो जो आया है, उस समय जो चर्चा हुई, उनके जो लेटर्स थे, उस सब में आया था कि ये नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मानसिकता नहीं थी, ये उनका राजनीति भी थी। ये उनका एक ऑर्गेनाइज राजनीति थी कि जिसमें औरत के अधिकार देने की मानसिकता नहीं थी। ठीक अभी है। नारी शक्ति वंदन बिल के बिल ला रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने कभी भी नारी का सम्मान की कोई बात अपने राजनीति में की नहीं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। मेरा मूल सवाल था कि वहां से लेकर आज तक स्त्री मुक्ति का आंदोलन कहाँ तक बढ़ा है, तो आप जारी रहिए उसमें। हाँ, तो इस तरह का दूसरा जो रहा है कि जो तीन चार चीजें हुई, एक तो ये जो स्थानिक स्वराज्य संस्था है, जिला परिषद, पंचायत समिति, इसमें जो आरक्षण का मुद्दा था, इसकी मांग भारत में महिला आंदोलन ने की। और उसमें यह आया कि ये तीनों 1993 में ये बिल आ गया कि स्थानिक स्वराज्य संस्था में महिलाओं का आरक्षण, महाराष्ट्र में वो आरक्षण आ गया। फिर महाराष्ट्र में 30% रिजर्वेशन इन सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज पे आ गया, गवर्नमेंट सर्विसेज। ये हमारे आंदोलन के बाद 1994 का जो महिला धोरण आया, उसमें आ गया। और उसी तरह पारिवारिक हिंसाचार के खिलाफ का जो कानून है 2005 में, वो आ गया। तीसरा, ये दहेज का कानून बदल गया, क्रुएल्टी इन होम, ये कानून में आ गई। ये जो रेप केसेस में महिला के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि वो पूरा ये करेगी कि मुझे, मेरे ऊपर कैसा रेप हुआ है, उसे जो एक विक्टिम बन गई थी, और वो कोर्ट और सब तरफ उसको एक जवाब देना पड़ता था। तो उसकी कुछ जिम्मेदारी अक्यूज के ऊपर डालने का हुआ। पुलिस कस्टोडियन रेप का जो सवाल था, उसके ऊपर का एक कानून बनने के लिए महिला आंदोलन का बहुत बड़ा रोल रहा है। तीसरा जो रहा है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि महिलाओं की
शैक्षणिक स्थिति या शिक्षण में, एजुकेशन में बहुत बड़े तबके से महिला हर गांव से आ रही है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हर गांव में, जब कभी मैं गांव में जाती हूँ तो बहुत सारी बच्चियां स्कूल में आती है। कभी कभी बच्चों से ज्यादा बच्चियों की संख्या आजकल ज्यादा होती है। और आप देख रहे होंगे कि 10वीं और 12वीं की जो मेरिट लिस्ट होती है, ये उसमें लड़कियों के नाम ज्यादा होते हैं। यूपीएससी एमपीएससी में भी लड़कियां ज्यादा आती है। और ऐसे कई सारी चीजें हैं कि एक खुला आसमान लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए खुला आसमान बनाने का काम महिला आंदोलन ने किया। महिला और मुक्ति के जो संगठन थे उन्होंने किया। कितने सारे कानून, ये जो आप बोल रहे थे, जो 1975 में जो स्टेटस ऑफ वुमन का पहला रिपोर्ट आया था, उसमें पहली बार ये आया कि और महिलाओं की संख्या कम हो रही है। पुरुष के तुलना में महिला की संख्या कम होते जा रही है, ये पहली बार आया। और उसके बाद महिला आंदोलन ने मांग करने के बाद 1994 में कानून बनता है। उसका भी पहला जो था, यानी ये हम दुनिया भूल रही, लेकिन हमें दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये गर्भजल प्रतिबंधक कानून का पहला जो प्राइवेट बिल था वो मृणाल ताई ने रखा था, जो समाजवादी आंदोलन की, नारी आंदोलन की हिस्सा थी। उसके बाद स्टेट ने कानून बनाया, उसके बाद सेंटर का कानून बना। महिला आरक्षण का पहला प्राइवेट बिल प्रमिला दंडवते जी ने रखा था। दहेज प्रथा का कानून बदलना चाहिए, 1972 का कानून था, उसको बदलाव लाना चाहिए। इसकी मांग महिला आंदोलन ने की। महिला दक्षता समिति ने कई सारे प्रोग्राम दिल्ली और देश में दिए। और उसके बाद जब प्रमिला जी पार्लियामेंट में थी तो उन्होंने दहेज प्रथा खिलाफ का पहला प्राइवेट बिल रखा था। आपको याद जिसको होगा, बाद में सुधार करके- आपको याद होगा उस समय मेरे काफी दोस्त जो है, जो हमारे डिजाइन स्कूल से थे, उन्होंने एक हाँ हाँ दहेज विरोधी एग्जीबिशन बनाया था हाँ और वो हाँ हाँ पूरे देश भर में घुमाया था। बम्बई में चर्चगेट स्टेशन पर दस्तखत ली थी हाँ महिलाओं हाँ की, हाँ और वो फिर हाँ हाँ लोकसभा के सभापति को 1 करोड़ सिग्नेचर्स वहां पर भेजी हुई थी। सिग्नेचर। तो ये आज क्या हो रहा है कि ये सब झूठा इतिहास रचाने का काम शुरू है। और उसमें यह हमारा जो इतिहास है, हमें, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ये सब कलेक्ट कर रहे हैं, तो इतिहास का एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा कि हमारे अभी जिम्मेदारी, मुझे आजकल तो बहुत लग रहा है कि दिस इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, लेकिन दिस इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें इन सबको डॉक्यूमेंटेशन करके बार बार बोलना पड़ेगा। इसलिए जिस दिन वो महिला आरक्षण का मोदी ने बिल लाया था पिछले 10-15 दिन पहले, तो मैंने तुरंत लिखा कि 1996 में साथी प्रमिला दंडवते जी ने इसकी बात पहली बार संसद में रखी थी। मैं आज देख रही थी ये सब कि उस समय क्या क्या हुआ। प्रमिला जी ने अपना, उनकी एक स्टाइल थी, सारी जो अन्य पार्टीज के पार्लियामेंट की औरतें थी उनके साथ एक संवाद बनाया, उन सबको साथ लिया, उनका नेतृत्व किया और बोला कि हम सब महिला साथ में हैं। उमा भारती सिर्फ उनके साथ में नहीं थी, जो आरएसएस वाली, लेकिन बाकी सभी महिलाएं उनके साथ थी और उन्होंने वो किया। एक बात मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि 1996 में माँ लोकसभा की मेंबर नहीं थी, पर हाँ एक्चुअल जो प्राइवेट मेंबर बिल डाला था वो गीता मुखर्जी ने डाला था। लेकिन माँ महिला दक्षता समिति के द्वारा एक माहौल बनाकर गीता मुखर्जी के साथ बैठकर उन्होंने वो बिल बनाया था। तो जो लोग बोल रहे थे, देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे ना? हाँ हाँ, पर वो खुद एमपी नहीं थी उस समय। नहीं थी। हाँ तो हाँ ये एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। या हाँ यस, हाँ उन्हें उसका कुछ श्रेय जाता है, उनकी संस्था को जाता है, और सब हाँ हाँ महिला संगठनों को श्रेय जाना चाहिए, उन्हें अकेले को नहीं जाना चाहिए, और गीता मुखर्जी को वो सही है, सही है। अवश्य जाना चाहिए। तो एक मैंने ऐतिहासिक वो स्पष्टीकरण करना पार्लियामेंट चाहता में जो समिति बनाई थी, पार्लियामेंट में हूँ। जो समिति बनाई थी, संसदीय समिति, जी उसमें गीता मुखर्जी। जी।
तो एक मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं अभी कि आपने स्वातंत्र स्वातंत्र संग्राम के समय महिलाओं का जो उसमें पार्टिसिपेशन हुआ वो एक काल रखा, स्वातंत्र से लेकर 75 तक आपने एक काल कहा और 75 से लेकर आज, पर मैं उसमें और एक नया डिवीजन करना चाहता हूं। 75 से लेकर पिछले 10 साल जब भाजपा की सत्ता आ गई, वो एक काल, वहां से लेकर आज तक और आज से लेकर आने वाले भविष्य तक, ऐसे वे मैं 3 खंड करना चाहता हूं। और मेरा सवाल यह है कि पिछले 10 साल में जब की भाजपा की सत्ता आई है, उसमें उसका महिला आंदोलन पर क्या असर हुआ है? और दूसरा सवाल यह है कि आज से लेकर अगर पिछले आगे आने वाले 10 या 20 साल, अगर अगले चुनाव में अगर सही में हिंदू राष्ट्र को एंडोर्समेंट मिलती है और ये फिर से सत्ता में आते हैं और अग्रेसिवली अपने एजेंडा को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी क्या राय है कि पिछले 10 साल और अगले 20 साल उसमें महिला आंदोलन पर क्या असर होगा? बहुत बुरा असर अभी हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये चल रहा है, जैसे मैं मणिपुर का आपको बोल रही हूँ कि मणिपुर में जो अत्याचार हुए महिलाओं के ऊपर, या फिर उसके पहले कश्मीर में कथुआ में जो छोटी असीफा नाम की लड़की के ऊपर हुआ, उन्नाव में एक युवती के ऊपर अत्याचार हुआ, हाथरस में अत्याचार हुआ। देश में 2014 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि अत्याचार करने वाले को समर्थन मिल रहा है। बिल्किस बानो, जिसने 2002 के गुजरात के दंगे में जिसको ऊपर गैंगरेप हुआ, उसकी बच्ची मार दी, उसके परिवार के ऊपर अत्याचार हुए, जिन लोगों को पनिशमेंट हुआ, उन लोगों को जेल से जल्दी रिहा करने का काम गुजरात सरकार ने किया, उनके सत्कार किए, उनके फूल की माला दिए। ये जो हुआ, ये बड़ी दुख की बात है। दूसरी तरफ जैसे कल 2-4 दिन पहले उज्जैन में 12 साल की एक लड़की, उसको नग्न कर दिया, वो मदद मांग रही थी लेकिन उनको मदद नहीं मिली। ये जो माहौल बदल गया है, इसके सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन होंगे? तो बीजेपी। लव जिहाद, गोरक्षा कानून, ये मॉब लिंचिंग जो शुरू हुआ है इन नामों से, ये भूलीबाई और सुलीबाई एक्ट, मुस्लिम जो लड़कियां होशियार है, राजनीतिक सोच करने वाली है, पढ़ी लिखी है, पत्रकार है, साहित्यिक है, कलावंत है, वो मुस्लिम लड़कियों का भूलीबाई और सुलीबाई एक्ट करके उसको जिस तरह से जलील कर दिया गया, ये सारे हमारे अंदर के दुख है। ये जो हुआ गए, ये एक बहुत ही गंभीरता स्थिति मुझे हमेशा लग रहा है कि आज महिला आंदोलन की सबसे ज्यादा जरूरत है। स्त्रीवादी आंदोलन बढ़ना ही चाहिए। जैसा गांधी जी ने पार्टीशन के समय कहा था कि इसको कौन बचा सकता है, इस हिंसा को। मुझे लगता है इस देश की महिला, इस देश के नारी आंदोलन और इस देश का पूरा प्रोग्रेसिव जो तबका है, वो इस हिंसा को बचा सकता है। मुझे नहीं लगता वो आएंगे 2024 में नहीं आएगा, उनको डाउनफॉल शुरू हो गया है, डर गए हैं अंदर से, इंडिया नाम से डर रहे हैं। तो ये जो सब हुआ है, तो मुझे नहीं लगता वो 2024 में आएंगे। लेकिन दूसरी एक बात मैं कहती हूँ कि जिस तरह से चल रहा है, इन्हें तलाक बंदी का कानून कर दी, खुद की औरत छोड़ दी है, उसको घर में नहीं ले रहा है, छिपा रहा है। 2014 तक तो ये भी छिपाया था नरेंद्र मोदी ने कि मेरी शादी हुई और मेरी पत्नी है। 2014 में पहली बार बताया कि उसकी शादी हुई है और उसकी पत्नी है जसोदाबेन, और उसको मैंने छोड़ दिया है। ये परित्यक्ता स्त्री का दुख जो है, मुझे हमेशा लगता है इस देश के पुरुषों को ये दुख दिखना चाहिए, इस देश के औरतों को समझना चाहिए कि हम किसको चुन के दे रहे हैं। पितृसत्ताक
आक्रामक संकुचित राजनीति ने इस देश का पूरा माहौल खराब कर दिया है। ये स्त्रियों के सवाल के लिए सबसे खराब दिन है। ये कभी नहीं हुआ था इस देश में। मैंने भी 30-40 साल का जो कोई मेरा अनुभव रहा है, हमेशा लोग जो पीड़ित स्त्री है उसके साथ रहे भारतीय लोग, वो हमेशा कहते थे उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये जो हुआ है इसका पूरा जिम्मा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और देश के जो गृह मंत्री है, उनको, होम मिनिस्टर है, उनके ऊपर जाता है कि जिस तरह से वो अत्याचार वालों को समर्थन देते हैं। मणिपुर में आज भी चल रहा है, उनको कोई दुख नहीं है, लेकिन पूरा नॉर्थ ईस्ट इसका राजनीतिक जवाब उनको देगा। कर्नाटक में जो हुआ है, मुझे लगता है 2024 में वो नहीं आएंगे। जो लोग आएंगे हम उनके साथ रहेंगे, जो भाजपा और नरेंद्र मोदी और इन सब खराब सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ जो लोग है, वही ये राजनीति आगे लेके जाएंगे, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। और क्या जो ये एक तरह ये लड़ाई दो तरह करनी पड़ेगी, क्योंकि आज बहुत नफरत की राजनीति चल रही है। इस नफरत की राजनीति को करुणा की राजनीति, प्यार की राजनीति, स्नेह की, दोस्ती की, संवाद की राजनीति का बदलाव हमें लाना पड़ेगा। ये सिर्फ समाज कार्य का काम नहीं है, ये राजनीतिक बदलाव का काम है। तो एक मेरा आखिरी सवाल है, आपके माध्यम द्वारा भारत की महिलाओं को मैं एक चेतावनी पहुंचाना चाहता हूं। ये दो तरह की चेतावनी, एक है 2024 में अगर वे सचेतन रहकर अपनी वोट का इस्तेमाल न करें तो स्त्री मुक्ति आंदोलन के ऊपर क्या असर हो सकती है, उनके पर्सनल अनुभव पर क्या असर हो सकता है, और अगर वो सही तरह से वोट डाले तो स्त्री मुक्ति आंदोलन किस तरह से प्रगति हो सकती है, इसके बारे में आप कोई चेतना दे सकते हैं। और ये मेरा आखिरी सवाल होगा। दो तरह से ये हो सकता है कि मैं मेरे सारे ये महिला दोस्त या महिला जिस देश के नागरिक है, उनको मैं यही कहूंगी कि आपको खुद को बचाना है। इस देश के आगे आने वाले आपके बच्चे, उनको बचाना है, उनके करियर को बचाना है, उनको उनकी मानसिकता को बचाना है। तो उसको आपको सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी बीजेपी के साथ खिलाफ खड़े रहना पड़ेगा। और ये आक्रामक पुरुषसत्ताक राजनीति को पहचानो। मेरा इनको यही कहना रहेगा कि आप इस आक्रामक जो संकुचित राजनीति है उसको पहचानो, क्योंकि लव जिहाद हो या फिर हिजाब बंदी हो या फिर महिलाओं को जिस तरह पुराने सब दिखा रहे हैं कि भारतीय महिला सब अभी पुरान परंपरा में रहेंगे, तो महिलाओं की शिक्षा के ऊपर उसका असर होगा, महिलाओं के नौकरी के सर्विस के ऊपर, रोजगार के ऊपर, क्योंकि हो रहा है आज भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के महिला की संख्या कम हो रही है और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में महिलाओं को ढकेल दिया जा रहा है। तो ये सब बातें उनसे करना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा, आपकी खुद के लिए, आपके बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए और देश के लिए आपको इनके खिलाफ वोट डालना है। ये लड़ाई हमें सबको करना है। और दूसरी तरफ मेरे महिलाओं को मेरा ये कहना है कि ये तो राजनीतिक लड़ाई तो होगी, वो नहीं आएंगे चुन के, लेकिन जो खराबी करके रखी है, आप एक माँ है, आप एक बहन है, आपको माँ बहन का रोल निभाते, भूमिका निभाते इस समाज में जाना चाहिए। और जहां जहां नफरत और अलगतावाद दिखेगा, उस अलगतावाद के खिलाफ महिलाओं को खड़ा रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक सवाल और है, लोग कहेंगे आप उन्हें बहका रहे हो, जो कांग्रेस ने इतने साल में नहीं किया, जनता दल ने नहीं किया, वो बीजेपी ने पहली बार कराया कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल लाया, उसे पारित कराया। आप क्यों बहका रहे हो?
ये यही है सब सबूत कि भाजपा के राज में ही महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, लोकसभा से लेकर पंचायत तक। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पंचायत का तो पहले ही मिला है, इसका नरेंद्र मोदी और भाजपा कोई सवाल नहीं है। 1993 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आ गया और पंचायत में आरक्षण हो गया। बिहार में नीतीश कुमार ने 50% किया था, केरला में 50% हुआ था। ये सब पहले ही किया है लोगों ने। ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी का ये पंचायत और अन्य इसमें कोई उनका कोई योगदान नहीं है, उन्होंने कुछ इसमें किया है नहीं है। जो कुछ किया है इस देश के लेफ्टिस्ट सोशलिस्टों ने किया है, या फिर कई जगह कांग्रेस वालों ने किया है। दूसरा जो आपने कहा है महिला आरक्षण का, ये तो सब ये ऐसा खाना खिला रहे हैं कि जिस थाली में कुछ नहीं, थाली सामने है वो खाली है। 2024 में चुनाव में तो ये महिला आरक्षण बिल का कुछ असर नहीं रहेगा, क्योंकि जनगणना नहीं हुई है। ये सिर्फ जो जो बिल मंजूर किया है 2011 में जो मंजूर हुआ था लोकसभा में, वही वो बिल है। राज्यसभा में भी जो लोकसभा नहीं हुआ था, राज्यसभा में हुआ था। या फिर जो देवेगौड़ा के जमाने में राज्यसभा में हुआ था, वही वो बिल है, कुछ नया नहीं है। वही बिल रखा है। ओबीसी की मांग, ओबीसी के रिजर्वेशन की जो मांग पहले से थी वो बाकी रही है। जनगणना नहीं होने के कारण ये जो जो लोग इस पे एक्सपर्ट है, उन सबका कहना है और मेरी भी राय है कि आने वाले 15 सालों में महिला आरक्षण नहीं आए, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है। 2021 में जनगणना होना चाहिए थी, वो आज तक नहीं की। 2023 कभी खत्म होने वाला है। ये जनगणना नहीं करना चाहते, ओबीसी मांग की जनगणना सब तरफ से हो रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और कुछ ना कुछ ऐसा नया खड़ा करके उसमें लोगों का ध्यान खिंचा देते हैं। अरे जो राष्ट्रपति महिला, इन लोगों को कहना पड़ेगा हमें कि जब नया संसद भवन का उद्घाटन था, उसमें वो राष्ट्रपति महिला जो द्रौपदी मुर्मू थी, उनको प्रवेश नहीं दिया आपने, क्योंकि वो आदिवासी है, विधवा है। आज भी उनके दिमाग में वही जो पुरानी पितृसत्ता मनुस्मृति वाली सोच है कि जो जिससे वो बाहर नहीं आए हैं, ये हमें बताना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जितना हम बताएंगे उतना वो पहुंचेगा, ऐसी एक आशा है। तो आपको महिला आरक्षण का तो मामला ही है। आपको भारत के भवितव्य के बारे में आशा है? रखनी चाहिए, है ना। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक किसी भी कार्यकर्ता जो समाज में है, काम करता है, उसे आशा है, मुझे आशा है कि हाँ, ये मेरा देश है। ये देश किसी के बाप का नहीं है, सब किराएदार है यहाँ के। वो राहत इंदौरी का जो शहर है ना, जो आज साहिब ए मसनद, ये कल नहीं होंगे। जो आज साहिब ई मसनद, ये कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बस ये मेरा हिंदुस्तान, ये मेरा भारत है। और ये सिर्फ देश, और मुझे तो लगता है ये पूरे दुनिया का सवाल है। दो आंदोलन का जिक्र मुझे आपके सामने करना चाहती हूँ कि जिसने मेरा विश्वास बढ़ाया है। एक शाहीन बाग आंदोलन, जिस स्वतंत्रता आंदोलन ने भारत के नारी को तू नागरिक है का विश्वास दिया, शाहीन बाग आंदोलन ने वो विश्वास आगे किया। जिस तरह से दिल्ली में शाहीन बाग आंदोलन हुआ, भारत के हर जिले में, हर तालुक कस्बे में, हर गांव में शाहीन बाग आंदोलन पहुंचा था। 101 दिन उन लोगों ने, महिलाओं ने शाहीन बाग आंदोलन चलाया था। वो दीदी बिल्किस बानो, उनका भी एक बिल्किस बानो नाम की बूढ़ी औरत थी, दादी बोलते थे, दादी बिल्किस बानो बोलते थे। वो दुनिया की सबसे मशहूर औरत बन गई, टाइम मैगजीन पर उसका फोटो आ गया। तो ये जो मुझे लगता है, जैसे मुझे किसान आंदोलन जिस तरह से हुआ, उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने कानून वापस लेने के लिए उनके ऊपर इतना जोर डाला। 1 साल से ज्यादा तक आंदोलन चला, 750 से ज्यादा किसान मर गए, शहीद हो गए किसान।
लेकिन नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा, मुझे लगता है। और कर्नाटक में जिस तरह से लोगों ने अ, बजरंग बली के नारे देके भी उनको वोट नहीं दिए, तो मुझे एक आशा लगती है ये हिंदू मुसलमान का लफड़ा अभी नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। ये आपके मुंह हिंदू में घी मुसलमान शक्कर, करके, हाँ आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ, हम आपके भी। चलो सब। ये तो है, हमें अभी घी शक्कर खानी है। तो बहुत बढ़िया। मुझे आपको ये संभाषण करने में मजा आया? अरे बिल्कुल ना, अपने साथी मिलते हैं तो मजा आती है ना। हाँ। बस और मैं एक यही कहना चाहता हूं कि हाँ, जिस तरह से जिस माँ की आवाज सुनते हुए मैं बड़ा हुआ हूं, उस माँ के आंदोलन में जो शरीक थी, ऐसी एक माँ की आवाज सुनकर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी आप दोनों के, कभी कभी मेरे और अभी ये, कभी कभी मैंने उनसे झगड़ा भी किया है दोनों के साथ, क्योंकि मैं आंदोलन वाली लड़की थी। और आपके पिताजी अर्थ मंत्री थे इस देश के, तो कभी उनके सामने मोर्चे भी लेके गई। आपको मालूम था उनका स्वभाव कैसा था, कभी कभी हमारे ऊपर गुस्सा भी किया उन्होंने, लेकिन उससे हमें हमें और उनको गुस्सा तात्कालिक था। उस गुस्से का कोई ऐसा ये नहीं था कि आगे चल के रिश्ते में कोई सवाल पैदा खड़े करेंगे। हमेशा ऐसा लगा कि वो हमारे नेता हैं, और उन्होंने जो नहीं, क्योंकि हमारे दूसरे एक नेता थे, आप उनको पहचानते हो, नेता नहीं गुरु थे हमारे वो, हम सबके गुरु थे, आपके पिताजी के भी गुरु थे। क्योंकि उन्होंने एक हमारे सबकी एक ऐसी, विनायक राव, साथी विनायक राव जो कुलकर्णी, वो हमेशा क्या बोलते थे कि दुनिया में या राजनीति में दो गलतियां होती है, एरर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एरर ऑफ कैरेक्टर। एरर ऑफ। मुझे अंडरस्टैंडिंग एंड एरर ऑफ कैरेक्टर, राइट। तो मुझे हमेशा ये विश्वास रहा कि मैं जिस धारा से आई हूँ, कभी कभी हमसे एरर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई होंगी, लेकिन एरर ऑफ कैरेक्टर कभी नहीं। और ये जो हमारी विरासत है, यही हमारी पावर है। जो बैरिस्टर नाथ पे थे, नंदू दंडोते जी थे, साचे एस.एम. देवरे थे, गांधी जी थे, डॉक्टर लोहिया थे, या फिर ये साथी विनायक राव जी, मृणाल ताई, प्रमिला ताई, ये सब जो नेता लोग थे, ये तो हमारे रोल मॉडल थे एकदम। मैं जब पहले बार आई तो ये हमारे सब रोल मॉडल थे, हमें उनके जैसा बनना था, नहीं बन पाए। ऐसा लगता था कि हम उनके जैसे बनेंगे, लेकिन वो माहौल भी नहीं रहा कि हम उनके जैसे अब बनेंगे। आपको सुनकर तो मुझे लगता है आप उनसे भी बढ़कर आगे चली गई हैं। तो फिर इसीलिए मुझे लगता है, आशा तो इसीलिए आशा, क्योंकि उन्होंने भी है कि ये जो थे सही, उन्होंने इमरजेंसी में लड़ाई लड़ी ना, मालूम ही नहीं था ना, ये उनको क्या मालूम था कि बाद में माहौल बदलेगा और बाहर निकलेंगे 18-19 महीने के बाद। लेकिन गए ना अंदर, तो उसी तरह की राजनीति का माहौल बनाएंगे तो हमें भी वो ये मिलेगा कि हम उसमें एक अपना जो योगदान है, अपना जो हिस्सा है, जिम्मेदारी, मुझे तो आजकल वो सब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है कि हमारी इस देश की जो गंगा जमनी तहजीब है, ये गंगा जमनी तहजीब बचाने की जिम्मेदारी हमारी ऊपर। बहुत बढ़िया। इसी बात से हम अपने अपना संवाद का अंत करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद। जब वहां आऊंगा तब आपसे मिलूंगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मिलेंगे, मिलना चाहिए। अब कब नमस्ते। बीच में आएंगे तो हमें संपर्क कीजिए, हम लोग बिल्कुल मिलेंगे। नमस्ते। धन्यवाद।